हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं फिर से एक बार आप सभी के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी सामग्री एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडियन हिस्ट्री के सेक्शन में सबसे अधिक प्रश्न मॉडर्न इंडिया से आते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष मॉडर्न इंडिया से संबंधित एवरग्रीन टॉपिक जिससे लगभग सवाल आते ही रहते हैं लेकर के उपस्थित हूँ। यह टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में आईएनसी कहते हैं। और इस टॉपिक से दो ढंग के सवाल आते हैं, एक तथ्यात्मक फैक्चुअल जिसको रट्टा मार कहते हैं, और एक तार्किक कॉन्सेप्चुअल जो तर्क के द्वारा बनता है। और मेंस में भी इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो मेरा प्रयास है कि मैं इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ा दूं। जो भी टॉपिक मैं लेके आपके सामने उपस्थित होता रहा हूं या आगे होऊंगा, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से उसको पढ़ाऊंगा ताकि आपका सभी पर्पस सॉल्व हो जाए और बार बार एक ही चीज़ को न पढ़ना पड़े। तो बिना समय गंवाए सबसे पहले हम लोग इसके फैक्चुअल चीज पर, तथ्यात्मक चीज पर ध्यान देते हैं। जैसे पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, जो एक आईसीएस एक अंग्रेज थे, स्कॉटलैंड के थे और भारत के ये आईसीएस ऑफिसर थे और इस समय तक ये रिटायर हो चुके थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा किया गया था। और वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मूल नाम था वह मूल नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसीलिए जब यह प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभिक नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन, INU। अब प्रश्न आता है कि इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के रूप में किसने किया, तो ध्यान रखें कि INC के रूप में इसका नामकरण दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया, जो भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण उदारवादी नेता थे, जिनका हमारे राष्ट्र के प्रति बड़ा योगदान रहा है। इनको भारत का वृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इन्होंने ही इसका नामकरण किया INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि इसके स्थापना का स्थल, तो स्थापना का स्थल बम्बई था। और बम्बई का वह लोकल एरिया जहां इसकी स्थापना हुई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, जिनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस काल में ग्लैडस्टोन थे। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब इसके बाद इसके कुछ तार्किक प्रश्न जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से रिलेट करता है। इसके स्थापना का उद्देश्य, जो ओपन उद्देश्य बताए गए हैं एनसीईआरटी द्वारा, जो वास्तव में थे भी, इसका स्थापना का उद्देश्य को कुछ खास पॉइंट में आप देखें। जैसे पहला उद्देश्य था राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को एकजुट करना। याद रखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भारत में कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो पूरे भारतीयों को एकजुट कर सके, यानी अखिल भारतीय स्तर की कोई पार्टी भारत में नहीं थी। और यह पहली पार्टी थी जो अखिल भारतीय स्तर, ऑल इंडिया लेवल की पार्टी थी। और इसका एम था कि राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को, जो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, एकजुट करना था। इसके बाद इसका उद्देश्य था जातिगत, धार्मिक
तथा क्षेत्रीय भेदभाव को मिटाकर राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रिटी को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारतीय समाज इस काल में, हालांकि आज भी ये समस्या है, लेकिन इस काल में और भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बटा हुआ था। तो यूनिटी नहीं थी। तो जहाँ यूनिटी नहीं है वहाँ प्रबल विरोध आप अपने विरोधियों का कर ही नहीं सकते। तो लोगों में यूनिटी लाने के लिए इसका एम था कि जातिगत, धार्मिक तथा क्षेत्रीय भेदभाव को मिटा दें और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करें। इसके बाद इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था जनता की मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। क्योंकि भारत में जनता अभी उतनी सजग नहीं थी जो डायरेक्टली सरकार के समक्ष अपनी मांग को रख सके। तो अखिल भारतीय स्तर पर जनता की मांग को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना कांग्रेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और इसके बाद देश के जनमत को संगठित और प्रशिक्षित करना। क्योंकि ध्यान रखेंगे कि जब तक जनमत संगठित न हो, राष्ट्र में एक मत हो ही नहीं सकता है, भेदभाव या विखंडन बरकरार रहेगा ही रहेगा। तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था जनमत को संगठित करना, यानी भारत के जो राष्ट्र के लोग थे उनके विचार, सोच को एकीकृत रूप देना और इसके लिए उन्हें विभिन्न ढंग से प्रशिक्षित करना। तो ये कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य थे। अब यहाँ एक बड़ा ही तार्किक प्रश्न है कि आखिर एक अंग्रेज द्वारा कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई? कांग्रेस की स्थापना के पीछे सच क्या था या निहितार्थ क्या था? तो अधिकांश विद्वानों का मानना है कि कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा किया गया और इसकी स्थापना में तत्कालीन उदारवादियों दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सब के द्वारा योगदान दिया गया। और दोनों के उद्देश्य अलग अलग थे। दोनों अपने उद्देश्य को प्रकट नहीं कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग अलग थे। और प्रश्न आता है उसके अनुकूल, ध्यान देंगे कि अंग्रेजों ने कांग्रेस का उपयोग सुरक्षा कपाट के रूप में किया, जबकि उदारवादियों ने ह्यूम का उपयोग त्वरित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में किया। ये समझने की चीज है कि ह्यूम ने सोचा कि कांग्रेस पार्टी के पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में कोई बड़ी पार्टी नहीं है तो और छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो अंग्रेजों के प्रति जो आक्रोश है वो अलग अलग जगह पे, कभी यूपी में, कभी दिल्ली में, कभी बिहार में छिटपुट ढंग से निकलता है। अलग अलग आक्रोश को दबाने में अंग्रेज को काफ़ी परेशानी होती है। और अगर कोई अखिल भारतीय दल हो भारत में, ऑल इंडिया पार्टी हो, ऑल इंडिया लेवल की पार्टी, तो पूरे भारत का आक्रोश एक मंच से, एक पार्टी से निकलेगा। जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है, अगर सेफ्टी वाल्व ना हो और प्रेशर कुकर ब्लास्ट कर जाए तो उसके गैस डिफरेंट पोर्शन से निकलते हैं तो अधिक से अधिक क्षति पहुंचाते हैं। और अगर सेफ्टी वाल्व हो तो एक ही जगह से सारा गैस निकलता है जिसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना करवा करके इसका उपयोग सेफ्टी वाल्व के रूप में किया। और कहा जाता है तो उदारवादी भी कम चालाक नहीं थे। इनको मालूम था कि अभी जब कांग्रेस आगे चल के अपने वास्तविक रूप में आएगा और जब अंग्रेजों को पता चलेगा कि यह अंग्रेज विरोधी पार्टी है, तो अंग्रेजों का सारा क्रोध ह्यूम के सर पे जाएगा। उसी तरह जिस तरह से जब बिजली चमकती है और त्वरित की घटना होती है, लाइटनिंग की घटना होती है, बिजली गिरती है, तो आप देखते होंगे कि बड़े बड़े इमारत पर तांबा का त्रिशूल जैसा आकृति लगा होता है जिसको लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। और वो सारे इलेक्ट्रिक करंट को अपने में सोख लेता है और उससे तार लगा होता है जो जमीन में जाता है और सारा इलेक्ट्रिक करंट लाइटनिंग कंडक्टर के माध्यम से जमीन में चला जाता है और इमारत को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। तो जब फ्यूचर में कांग्रेस पार्टी पर अंग्रेजों को क्रोध आएगा तो उनका सारा क्रोध ह्यूम के सिर पर जाएगा। अर्थात ह्यूम का उपयोग उदारवादियों ने लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में किया। अब मैं आपको
कांग्रेस के अध्यक्ष पद से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्य को आपसे अवगत कराता हूँ। मैंने आपको बता दिया है कि मैं इसमें इतना पढ़ा दूंगा कि आज के बाद आपको कांग्रेस से संबंधित किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। ये वीडियो सफिशिएंट होगा। अब देखिए कि अध्यक्ष से संबंधित मुख्य तथ्य को आप पॉइंट में ध्यान दें। सबसे पहला, इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी या वोमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके बाद इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था 1887 में, उसके अध्यक्ष बने थे। इसके बाद कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज या ईसाई या विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और ये कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था 1888 में, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद प्रश्न आता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एक आयरिश महिला जो आयरलैंड की थी, जिनका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ा योगदान है, जिनके हम लोग ऋणी हैं, यह थी एनी बेसेंट और यह 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी और यह 32वां अधिवेशन था। इसके बाद ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी लेकिन भारतीय नहीं थी। एक प्रश्न और आता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी और ये 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी और यह अधिवेशन 40वां था। इसके बाद दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। याद रखेंगे, 2 राष्ट्रीय नेता 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू। और दादा भाई नौरोजी जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, पहली बार 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, दूसरी बार 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में और तीसरी बार 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। तो 2 बार कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे और 1 बार लाहौर में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दादा भाई नौरोजी के अलावे जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे और जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष बने थे वही 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जो ऐतिहासिक था, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, इसके बाद 1937 के फैजपुर अधिवेशन में बने थे। इसके बाद मौलाना आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक्चुअली ये 1940 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने ही रहे। अब यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली क्या है कि 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसके बाद 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो 40 में मौलाना आजाद जो रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष बने, इसके बाद 45 तक अध्यक्षता इन्हीं के हाथ में रही। अतः जब यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो ये मौलाना आजाद ही थे। और मौलाना आजाद की दूसरी विशेषता यह थी कि सबसे यंग कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी बच्चा लोग मौलाना आजाद ही बने थे। और मौलाना आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और मात्र 35 वर्ष 35 ईयर्स के एज में ये 1923 ईस्वी में दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष बने थे। अब महात्मा गांधी निश्चित रूप से ये जितने भी राष्ट्रीय नेता थे सब में महत्वपूर्ण स्थिति इन्हीं की थी, लेकिन ये एक ही बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने। यह एक यूनिक घटना थी भारत के इतिहास में या कांग्रेस के इतिहास में, तो ये काफ़ी पूछे जाते हैं। और महात्मा गांधी केवल एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने 1924 में बेलगांव सम्मेलन में, जो कर्नाटक में हुआ था और सम्मेलन की संख्या 39वां थी। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं कि कितने अंग्रेज या गैर भारतीय या ईसाई कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो डेटा है कि 4 अंग्रेज कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जॉर्ज यूले, जिनको पहले ही आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद विलियम वेटरवर्थ
तो विलियम वेडरबर्न 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक बार 1889 ईस्वी में बम्बई अधिवेशन में और दूसरी बार 1910 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में। इसके बाद अल्फ्रेड वेब बने और ये 1894 ईस्वी में मद्रास में बने। और चौथे अंग्रेज जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने उनका नाम था हेनरी कॉटन, ये 1904 ईस्वी में बॉम्बे अधिवेशन का अध्यक्ष थे। तो कुल कांग्रेस के इतिहास में आज़ादी के पूर्व 4 अंग्रेज या ईसाई कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नाम याद रखें, काफी पूछे जाते हैं। जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कितनी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। तो आज़ादी के पूर्व 3 महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, जिनमें सबसे पहले एनी बेसेंट थी जो आप पढ़ चुके हैं, ये 1917 में बनी थी। और दूसरी सरोजिनी नायडू जो 1925 में बनी थी। और तीसरी नलिनी सेनगुप्ता, बहुत ही कद्दावर नेत्री थी और 1935 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वह प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, एड्रेस किया। तो वह पहली महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया वह थी कादम्बिनी गांगुली, जिन्होंने 1890 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में कांग्रेस को एड्रेस किया था। कादम्बिनी गांगुली। अब सवाल है कि आखिर किसी महिला को अगर कांग्रेस को एड्रेस करने के लिए अगर अवसर मिला है तो आप समझ सकते हैं उसमें कुछ खासियत होगी। कादम्बिनी गांगुली की विशेषता थी कि ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक। जिस काल में महिलाओं की शिक्षा रेयर हुआ करती थी, वहाँ इस महिला ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली बार स्नातक की डिग्री लिया। ये काफ़ी सम्मानित महिला थी, इसलिए यह प्रथम महिला थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया और 1890 ईस्वी में कलकत्ता का अधिवेशन को संबोधित किया। इसके बाद आज़ादी के समय पूछा जाता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, ध्यान रखेंगे। आज़ादी के वर्ष वास्तव में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ ऐसा कि कांग्रेस का अधिवेशन 1946 ईस्वी में मेरठ में हुआ और इसके अध्यक्ष कृपलानी साहब थे। लेकिन ध्यान रखें कि 1947 तक यही कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर बने रहे। तो जब भी यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि आज़ादी के वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, अनडाउटेबली ही वाज जेबी कृपलानी। और कांग्रेस का सर्वाधिक अधिवेशन आज़ादी के पूर्व कहाँ हुआ, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का सर्वाधिक अधिवेशन आज़ादी के पूर्व कलकत्ता में हुए और यह 10 बार हुआ। और आप समझ सकते हैं कि कलकत्ता लंबे समय तक भारत की राजधानी रही थी, इसीलिए सभी प्रमुख राजनीतिक गतिविधियां यही होते थे। आप देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। यह पूछा जाता है कि कांग्रेस के संबंध में किसने क्या कहा। तो जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, उनके कोटेशन में इतना बात का सभी पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ये बिलीव रखें। मेरा एम होता है कि जो भी टॉपिक मैं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ वो इस कदर उपस्थित हूँ ताकि उसके बाद आपके दिमाग में, जेहन में ये हमेशा बैठ जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। और इसके लिए आपको वर्कआउट करना होगा, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखें वास्तविकता को कि जब तक बच्चे वर्कआउट नहीं करते हैं तब तक पर्पस सॉल्व नहीं होता है। और इसको 2 बार 3 बार वीडियो चला के सुने तो मेरा गारंटी है कि आपको याद हो जाएगा। और कांग्रेस के संदर्भ में किसने क्या कहा, तो सबसे पहले लॉर्ड डफरिन जो कांग्रेस के स्थापना के गवर्नर जनरल था, और इसने एक सार्वजनिक सभाषण में 1887 ईस्वी में एक सार्वजनिक भाषण में कहा कि जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि यानी कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि यह पूरे भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। लोग जो कहते हैं कि ये पूरे भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है, एक अखिल भारतीय पार्टी है, गलत है। यह भारत के एक जनता के सूक्ष्म भाग, सूक्ष्म माने छोटे भाग का प्रतिनिधित्व करता है, ये कहा लॉर्ड डफरिन ने।
इसके बाद लॉर्ड कर्जन, जो सभी गवर्नर जनरल में भारतीयों का सबसे घोर विरोधी था, इसके बारे में आगे भी बताऊंगा यह कितना बेवकूफ था और किस कदर भारतीयों को डिमोरलाइज करता था, ये आगे बताऊंगा। और इसने देखिए कि 1890 ईस्वी में इस काल का विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी को इसने क्या कहा कांग्रेस के बारे में। इसने कहा कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है, यानी गिर रहा है, कांग्रेस कमजोर हो रही है, कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसके मरने में सहयोग दे सकूं, क्योंकि जानता था कि अंग्रेज के नींव को हिला देने वाली अगर कोई पार्टी है यह कांग्रेस ही है। इसलिए कांग्रेस से काफ़ी खफा था और कांग्रेस के संदर्भ में यह नेगेटिव वर्ड या कोटेशन इसने यूज किया था और यह बात इसने विदेश सचिव को कहा था। इसके बाद फिरोज शाह मेहता, और ध्यान रखेंगे कि एक्चुअली इस काल में अंग्रेज जो थे ये हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालने या दरार डालने का पर्याप्त काम करते थे और इस काल तक हिंदू मुस्लिम में बहुत एकता नहीं थी। तो मुस्लिम की तरफ से फिरोज शाह मेहता ने कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, अर्थात कांग्रेस भारत की जनता, पूरे जनता की का प्रतिनिधित्व नहीं करती। ये फिरोज शाह मेहता ने कहा। यह हिंदू मुस्लिम के बीच वैमनस्य का उदाहरण है और बता रहा है कि मुस्लिमों की राष्ट्रवादिता को आच्छादित कर दिया था अंग्रेजों ने और इसी के प्रभाव स्वरूप फिरोज शाह मेहता जैसे उदारवादी नेताओं ने ऐसी बात कह दी और इन्होंने कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं, ये आलोचना थी। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने आक्रोश में आकर के कहा कि कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, बेगरिंग इंस्टीट्यूशन है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं की पकड़ थी, कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादी नेताओं के हाथ में थी और उदारवादी बड़ी उदारता पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक ज्ञापन दे करके अंग्रेज के समक्ष अपनी मांगों को रखते थे और इसको तिलक जैसा उग्रवादी नेता कतई स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसीलिए इन्होंने आक्रोश में आकर के कहा कि कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। और जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, इन्होंने आज़ादी के बाद ये बात कही कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनका कहना था कि कांग्रेस का गठन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था वो उद्देश्य पूरा हो गया और अब कांग्रेस को खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी स्थापना देश की आज़ादी के लिए हुई थी, देश आज़ाद हो गया तो इस पार्टी को खत्म कीजिए, तभी इसकी प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी। और अगर इसको कंटिन्यू रखेगा मतलब फ्यूचर में यह विवादित संस्था होगी। और दुर्भाग्यवश गांधी का यह कथन आज सर्व प्रचलित है। तो ये किसने क्या कहा, इतने में आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, मेरा गारंटी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं इसी रिलेटेड कंटेंट को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ लिंक है, आप उसको आसानी से वहाँ से नोट डाउन करें और खूब प्रयास करें। और एक टॉपिक इसमें मैं और आपको बताऊंगा, वो कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उसमें घटने वाली घटनाएं, ये टॉपिक लेके फिर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।